हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह। आज हम लोग 1857 का विद्रोह यानी जो 1857 की क्रांति है इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, इसमें पूरा अच्छे से विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये कौन से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा ये भी आपको बता दूं मैं। जैसे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, उसमें जीके का पार्ट होता है और जीके में हिस्ट्री भी होती है। हिस्ट्री में 1857 की जो क्रांति है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी 1857 का विद्रोह, इससे क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया, ओके। और जो स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो प्री लेवल का है उतना तो मैं इसमें कवर करा दूंगा, जितना मैं इसमें बताऊंगा पूरा प्री लेवल तक का क्वेश्चन पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूरा मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं जो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो। और जैसे और एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं या एसआई वगैरह के जो भी एग्ज़ाम होते हैं जिनमें भी जीके का पार्ट है, तो उसमें इससे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा आया करते हैं क्वेश्चन। 57 की क्रांति से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रांति है ये भारतीय इतिहास की, ओके। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो इसके बारे में आज हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि 1857 का जो विद्रोह है इसका कारण क्या है ना। तो सबसे पहले इसके कारण पर चर्चा करेंगे हम लोग, है ना। 1857 के विद्रोह का कारण क्या है, ओके। और कारण के बाद इसके हम जो इसका प्रारंभ है, इसका प्रारंभ कब हुआ, ओके। और प्रारंभ के साथ साथ इसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। और इसके बाद हम लोग इसमें चर्चा करेंगे कि इसकी असफलता क्यों है, इसकी असफलता के कारण क्या है। क्योंकि आपको पता होगा कि 1857 का जो विद्रोह था, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन भी बोला जाता है, तो ये सफल नहीं हो पाया था। तो इसके पीछे, इसकी असफलता के पीछे कारण क्या है, यानी असफलता के कारण। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि जो इतनी बड़ी क्रांति हुई है जिसे स्वतंत्रता आंदोलन तक की संज्ञा दी गई है, तो इसके परिणाम क्या निकले, है ना। तो इन टॉपिक के अंतर्गत इस पूरे विषय को हम समझेंगे, है ना। तो जो 1857 का विद्रोह है उसको हम इन टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके कारण के ऊपर कि 1857 का जो विद्रोह हुआ है इसका कारण क्या था, है ना। क्यों 1857 की क्रांति हुई, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण नहीं है जो 1857 का विद्रोह हुआ है इसका एक कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण हैं। जब से 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिश हुकूमत शुरू हुई भारत में, तब से लेकर के उनके कई सारे ऐसे काम थे जिसकी वजह से एक जन आंदोलन उभरा 1857 में, है ना। उससे पहले भी छोटे मोटे आंदोलन हुए थे, बट एक बड़े व्यापक पैमाने पर 1857 में एक जन आंदोलन हुआ था। तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं। 3 कारणों को हम 2 रूप में देख सकते हैं। एक तो दीर्घकालिक कारण, है ना, दीर्घकालिक, और एक तात्कालिक कारण। एक तात्कालिक कारण और एक दीर्घकालिक कारण। दीर्घकालिक कारण में वो सारे कारण आएंगे जो भी 1757 से लेकर 1857 के बीच में अंग्रेजों ने जो भी किया था। और तात्कालिक कारण में उन कारणों को हम रखेंगे जो कि तुरंत जब क्रांति शुरू हुई, जब विद्रोह शुरू हुआ, तो उस समय पर क्या ऐसा हुआ था कि इसकी वजह से विद्रोह तुरंत शुरू हो गए, ठीक है। तो दीर्घकालिक कारण में इसमें कई सारे कारण हैं, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, उनका प्रशासनिक कारण, है ना, प्रशासनिक काम जो थे, धार्मिक और सैन्य कारण, कई तरह के कारण हैं। तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट कारण है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमें प्री के हिसाब से पढ़ना है और एसएससी यानी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनके हिसाब से पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। इसलिए जो इम्पोर्टेंट दीर्घकालिक कारण है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, इसमें जो राजनीतिक कारण थे उसमें 2 प्रमुख जो कारण है वो है, एक तो लॉर्ड बेले जली की सहायक संधि, और इसके बाद लॉर्ड डलहौजी आया था। लॉर्ड डलहौजी, उसका व्यपगत का सिद्धांत था। लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत,
इसको हड़प नीति भी बोलते हैं, बेवकत का सिद्धांत। इस बेवकत के सिद्धांत को हड़प नीति भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि जो थी वो क्या था। क्या होता था कि जो भी राजा सहायक संधि को स्वीकार करता था उसे अपने राज्य में कंपनी की सेना को रखना पड़ता था, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी सेना को उसे अपने राज्य में रखना पड़ता था। इससे क्या होने लगा कि कंपनी का हस्तक्षेप जो है तो उन राज्यों में बढ़ने लगा, ठीक है ना, और जिससे उन राज्यों की जो राजा थे उनकी जो स्वतंत्रता थी वो धीरे धीरे छीनने लगी। इस वजह से उनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और वो लोग फिर 1857 के विद्रोह में शामिल होते हैं। इसके बाद सबसे बड़ा कारण तो लॉर्ड डलहौजी की बेवकत का सिद्धांत था, यानी जो उसकी हड़प नीति थी लॉर्ड डलहौजी की, वो एक बहुत प्रमुख कारण था 1857 के विद्रोह का। क्योंकि इसने इस हड़प नीति के द्वारा क्या किया कि जो हिंदू राजा होते थे उनके दत्तक पुत्र लेने की प्रथा जो थी उनके, उसको ख़त्म कर दिया जाए। जिन भी राजाओं के पास, जो भी राजा थे जिनके पास मतलब उनका खुद का पुत्र नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, दत्तक पुत्र ले लेते थे, गोद ले लेते थे पुत्र को और फिर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। लेकिन डलहौजी ने उस नीति पर उनका जो वो चल रहा था उस पर रोक लगा दिया, जिससे क्या हुआ कि जिन भी राज्यों में वैध उत्तराधिकारी नहीं होता था उन्हें ये अपने कब्जे में कर लेता था, यानी उसे कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था भारत में, ब्रिटिश सरकार थी, उसमें मिला लेता था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा असंतोष, हिंदुओं में बहुत ज़्यादा असंतोष की भावना उत्पन्न हुई, जो कि 1857 के विद्रोह का कारण बना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो इसकी हड़प नीति यानी बेवकत का सिद्धांत था उसकी वजह से कौन कौन से राज्यों को हड़पा गया था, यानी ये ब्रिटिश सरकार ने किन किन राज्यों को अपने अंडर में कर लिया था इस सिद्धांत के द्वारा। ब्रिटिश सरकार नहीं बोलना चाहिए, उस पर जो सरकार थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। तो देखते हैं कौन कौन से भारतीय राज्य थे जिनको मिला लिया गया था इसके द्वारा। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन कौन से राज्यों का विलय किया गया था उनको हम एक क्रम से आपको बता रहे हैं, क्योंकि इनका क्रम कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले मिलाया गया था सतारा को मिलाया गया था कब, 1848 में, 1848 में मिलाया गया था सतारा को। इसके बाद फिर मिलाया गया था जैतपुर और संबलपुर को, जैतपुर और संबलपुर को मिलाया गया था। ये कब मिलाया गया था, इनको मिलाया गया था 1849 में। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में, उसके बाद फिर जैतपुर और संबलपुर को मिलाया गया था 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में। उसके बाद फिर बघाट को मिलाया गया था, इसको 1850 में मिलाया गया था, ओके, बघाट को मिलाया गया था 1850 में। और फिर इसके बाद उदयपुर को ओके, उदयपुर को मिलाया गया था 1852 में। सबसे पहले सतारा को 1848 में, फिर जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, फिर बघाट को 1850 में, फिर उदयपुर को 1852 में, और फिर उदयपुर के बाद 1853 में झांसी को मिलाया गया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के उस समय पर शासन था, तो उन्होंने दत्तक पुत्र गोद लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उसको मान्यता नहीं दी थी और झांसी को अपने शासन में विलय कर लिया था। इसी वजह से महारानी लक्ष्मीबाई भी इस विद्रोह में शामिल हुई थी। और झांसी के बाद कौन था, नागपुर था, ठीक, नागपुर। झांसी के बाद नागपुर को मिलाया गया था 1854 में, ओके। और फिर नागपुर के बाद करौली को मिलाया गया था, करौली को 1855 में। और इसके बाद फिर अवध को मिलाया गया था लास्ट फाइनली 1856 में। तो 1856 में मिलाया गया था अवध को, ठीक है ना। तो इनको आपको, इनका पूरा आर्डर आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये जो आर्डर है ये एग्जाम से पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। जैसे आपको दे दिया 3-4 नाम इनमें से उठा के दे दिया, ठीक, और फिर 4 ऑप्शन बना दिए कि इनमें से सही क्रम क्या है। अंग्रेजों की हड़प नीति द्वारा इनको जो ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था तो उसका क्रम क्या है, ये पूछ लेता है क्वेश्चन में, उसको आपको क्रम से बताना होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था 1848 में,
फिर जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, फिर उसके बाद बघाट को 1850 में, फिर उदयपुर को 1852 में, फिर झांसी को 1853 में, फिर नागपुर को 1854 में, फिर करौली को 1855 में, फिर अवध को 1856 में। आप इनका चाहिए स्थान याद मत रखो, बट आप इनका आर्डर जरूर याद रखना है कि पहले सतारा आया, फिर जैतपुर, संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर करौली, फिर अवध। 3-4 बार इसको आप पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसका आपको आर्डर याद रखना है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जो करौली है, करौली का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने व्यवगत सिद्धांत के आधार पर, यानी हड़ा प्रीत के द्वारा, लेकिन इसको फिर बाद में वापस लौटा दिया गया क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसने इसके विलय को मान्यता नहीं दी थी। जो करौली था, करौली के विलय को मान्यता नहीं दी थी किसने, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने, और इसे फाइनली वापस लौटा दिया गया था। और जो अवध था, अवध को हड़प नीति के द्वारा नहीं मिलाया गया था क्योंकि यहाँ पर हड़प नीति लागू नहीं हो रही थी। तो इसको किस आधार पर उन्होंने मिलाया, कुप्रशासन के आधार पर, है ना। अवध को कुप्रशासन के आधार पर मिलाया था उन्होंने, कुप्रशासन, ओके। क्योंकि अवध में जो इनकी जो डलहौजी की हड़प नीति थी वो लागू नहीं हो रही थी, इस वजह से इसको उन्होंने किसी न किसी तरीके से उनको बस मिलाना था। सारे जो भारतीय राज्य थे उनको हड़पने का था इनको। तो यहाँ पर जब इनका ये हड़प नीति का सिद्धांत लागू नहीं हुआ तो इन्होंने फिर यहाँ पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध के ऊपर, अवध के नवाब के ऊपर इसको कब्जा कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी इतनी सारी चीज़ें। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसको आप जरूर, इसका आर्डर जरूर याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। और ये पूछ सकता है कि इसे सहायक संधि किसका था, तो लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर था, उसका कानून था ये। ठीक है ना। अब इसके अलावा उन्होंने क्या किया था कि जो नाना साहब थे, ठीक, नाना साहब कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब, इनको भोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, भोंदू पंत। इनको जो है तो अंग्रेज़ सरकार पहले पेंशन देती थी, लेकिन इनके पेंशन पर रोक लगा दी गई। अब इनके पेंशन पर रोक लगा दी गई तो ये भी जो है तो इस विद्रोह में शामिल हो गए। इनके अंदर असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और ये लोग भी इसमें शामिल हो गए। ठीक है ना। ये तो राजनीतिक कारण थे। इसके अलावा प्रशासनिक कारण भी आया। उस समय क्या हुआ था, कई सारे अकाल पड़े थे और उन अकालों में ब्रिटिश सरकार ने कोई भी भारतीयों पर ध्यान नहीं दिया और बहुत सारे लोग अकाल मृत्यु मारे गए। ठीक है ना, खाने की कमी की वजह से। तो इस तरह से उनका जो प्रशासनिक फेलियर था, ये भी एक कारण था इस विद्रोह के शुरू होने के पीछे। इसके अलावा जो उच्च पद हुआ करते थे, ब्रिटिश शासन में जो उच्च पद हुआ करते थे, उसमें भारतीयों की भर्ती नहीं की जाती थी। वहाँ पर भारतीयों को नहीं दिया जाता था उच्च पद। अंग्रेज अपने आप को मानते थे कि हम जो भारतीय हैं वो उच्च पदों के लिए सही नहीं है, मतलब उच्च सेवा में ये सही नहीं है, मतलब वो उनके अंदर नस्लवादी विचारधारा थी, वो नस्ल भेदभाव करते थे। तो इस वजह से। और एक कारण था न्यायतंत्र उनका, न्यायतंत्र। जो भारतीय जज होते थे, है ना, जो भारतीय जज हुआ करते थे, उनको अंग्रेज, कोई भी अंग्रेज व्यक्ति है उसका मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। तो ये भी एक बड़ा कारण था भारतीयों के प्रति असंतोष का। इसके अलावा जो इनका न्यायतंत्र था वो काफ़ी खर्चीला था, है ना, और मतलब लंबा समय चलने वाला था, मतलब उसको आप बोल सकते हो दीर्घावधिक, मतलब काफ़ी दिन तक मामले लटके रह जाते थे, जल्दी से न्याय नहीं मिलता था। और पक्षपातपूर्ण था, वो लोग पक्षपात भी किया करते थे, पक्षपातपूर्ण था। तो इस वजह से इनका जो प्रशासनिक फेलियर था वो भी 1857 के विद्रोह का कारण बना। और इसके अलावा जो मुगल शासक थे उस समय पर, कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय, है ना, बहादुर शाह द्वितीय। उनसे लाल किला खाली करने के लिए बोल दिया गया था, बहादुर शाह द्वितीय, यानी इनका अपमान किया जा रहा था। इनको लाल किला खाली करने के लिए बोल दिया गया। और जो लॉर्ड कैनिंग था उसने घोषणा करी कि जो इनके पुत्र आएंगे अब उनको मुगल शासक नहीं बोला जाएगा, अब उनको सिर्फ राजा की उपाधि दी जाएगी। तो ये सारे कारण थे इसमें, जो प्रशासनिक कारण थे जिनकी वजह से ये विद्रोह हुआ। ओके, अब हम इसके और भी कारणों को ध्यान मिलाते हैं और भी कारणों को देखते हैं। ये सारे दीर्घकालिक कारण हैं,
अब सामाजिक और धार्मिक कुछ कारण थे, उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे सती प्रथा थी, हिंदुओं में सती प्रथा प्रचलित थी, उसको अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको सांस्कृतिक सुधार के क्रम में सती प्रथा को बंद कर दिया गया, कानूनी रूप से क्या कर दिया गया, इसको अमान्य घोषित कर दिया गया कि मतलब कि सती प्रथा जो कोई करेगा तो उसको सज़ा दी जाएगी। उन्होंने सामाजिक सुधार के में ये प्रयास किया था। इसके अलावा दास प्रथा पर भी लोग लगा दी। इसके अलावा नर बलि चल रही थी हिंदुओं में उस समय पर, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है ना। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह ये अधिनियम पारित हो गया था 1856 में। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया था। इस समय पर लॉर्ड कैनिंग जो है तो गवर्नर थे, लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे 1856 में, और इसी समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हो गया। तो ये तो थे सुधार ही थे एक प्रकार से ब्रिटिश सरकार के। लेकिन जो हिंदू धर्म में जो रूढ़वादी विचारधारा के लोग थे, जो कट्टरवादी थे धार्मिक लोग, तो वो लोग इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिश शासन से गुस्सा हो गए, है ना, और इसकी वजह से उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आर्थिक कारण। कई सारे आर्थिक कारण भी थे इनके, जिसकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। आर्थिक कारण में सबसे ज़्यादा आता है कि जो उनकी भू राजस्व व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की, उसकी वजह से किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण होने लगा। इनकी जो भू राजस्व व्यवस्था थी उनमें कौन कौन थे, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, महालवाड़ी व्यवस्था थी, ठीक। इसके अलावा था स्थायी बंदोबस्त। तो ये जो इनकी भूमि सुधार या भूमि सुधार की जो ये व्यवस्थाएं थी, यानी भू राजस्व की जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेज़ों की, वो इतनी ज़्यादा किसानों का शोषण करने लगी, जिसकी वजह से किसान पूरा परेशान हो गए और पूरा मान लीजिए कि पूरा त्राही हो गया उस समय पर। मतलब अकाल हो गए, किसानों के पास खाने तक के लिए समस्याएं होने लगी और वो कर्ज की तरह दबने लगे, जिसकी वजह से उनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा और वो विद्रोह में शामिल हो गए, ठीक है ना। और जमींदार उस समय पर जो स्थायी बंदोबस्त थी, जमींदारी भी बोला जाता है, जमींदारी व्यवस्था। तो इसमें जमींदार काफ़ी ज़्यादा लूटपाट कर रहे थे और किसानों का काफ़ी ज़्यादा शोषण हो रहा था, तो इस वजह से किसान इसमें शामिल हुए इस आंदोलन में। इसके अलावा कुछ सैन्य कारण भी थे। उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सैन्य था, मतलब सैन्य क्षमता, उसमें भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक में 5:1 का अनुपात था, ठीक है ना। यानी जब 5 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेज़ सैनिक हुआ करता था। लेकिन उसके बाद भी जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था और उनको कभी भी उच्च पदों तक नहीं लिया जाता था। उनके पास योग्यता रहे तो भी उन्हें उच्च पदों पर भर्ती नहीं किया जाता था। सूबेदार से ऊपर की जो पोस्ट होती थी, जो पद होते थे सूबेदार से ऊपर के, उसमें भारतीय सेनाओं को, जो भारतीय सैनिक होते थे, उनको उन पदों पर नहीं लिया जाता था। तो इस वजह से उनके अंदर असंतोष की भावना थी, है ना। इसके अलावा एक कारण और था, 1856 में सामान्य भर्ती अधिनियम पारित हुआ। सामान्य भर्ती अधिनियम 1856 में गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के समय में एक सामान्य भर्ती अधिनियम पारित हुआ 1856 में। इसमें क्या होता था, जो 1856 का सामान्य भर्ती अधिनियम था, इसके हिसाब से जो भारतीय सैनिक थे उनको कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर मतलब कि उन्हें भेजा जा सकता था। जैसे कि समुद्र पार भी उन्हें, जो अगर ब्रिटिश सरकार बोल दे कि उन्हें समुद्र पार जाके कहीं लड़ाई करनी है तो भी उन्हें जाना पड़ता था। और उस समय पर एक मानता थी भारतीय समाज में कि समुद्र पार जाना वो लोग उचित नहीं मानते थे, मतलब धर्म के खिलाफ मानते थे। तो इस वजह से उनके अंदर धार्मिक असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और वो सैनिक भी इस विद्रोह में शामिल होने लगे, ठीक है ना। तो ये सारे थे दीर्घकालिक कारण। अब इसका जो तात्कालिक कारण था उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तात्कालिक कारण क्या था ये देख लेते हैं, है ना। तो तात्कालिक कारण क्या था, दिसंबर 1856 में, है ना, दिसंबर 1856 में क्या किया गया कि जो पहले एक
जो बंदूकें चलती थी, पुरानी लोहे की बंदूक थी, उसका नाम था ब्राउन बेस, है ना, ब्राउन बेस। ब्राउन बेस जो पुरानी लोहे की बंदूक थी, इसकी जगह पर दूसरी बंदूक का उपयोग करने के लिए बोला गया। कौन सी बंदूक? न्यू इनफील्ड राइफल, न्यू इनफील्ड राइफल। तो जो पुरानी ब्राउन बेस लोहे की बंदूक थी, उसकी जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल का उपयोग करने के लिए बोला गया। लेकिन उसे पर बंगाल में एक अफवाह फैल गई कि जो ये नई वाली जो राइफल आई है, इसमें जो कारतूस होती थी, उस कारतूस को पहले खोलना पड़ता था दांतों से। तो ये बोला गया कि जो कारतूस है, उसमें जो खोलना पड़ता है जो, तो वहाँ पर चर्बी लगी हुई है। किसकी चर्बी? गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। ये मतलब अफवाह उड़ गई बंगाल की सेना में। लेकिन जब ये अफवाह उड़ी तो जो अधिकारी थे उस सेना में, तो उन्होंने इसको तुरंत खारिज कर दिया बिना किसी जांच के। तो लेकिन बाद में कुछ दिन बाद ये पता चला कि जो एक शस्त्रागार था, बोलिच शस्त्रागार, इसका नाम ध्यान रखिएगा, बोलिच शस्त्रागार, बोलिच शस्त्रागार। तो जो ये बोलिच शस्त्रागार था, शस्त्रागार, बोलिच शस्त्रागार, यहाँ पर सच में ऐसी चीज़ हो रही थी, वहाँ पर ये चीज़ बन रही थी कि जहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है ना। तो वहाँ पर जो कारतूस का ऊपरी भाग होता था, वहाँ पर गाय और सूअर की चर्बी का उपयोग किया जाता था। तो मतलब फिर वहाँ पर जो भारतीय सैनिक थे, उनको ये लगा कि अंग्रेज़ जो है तो जानबूझकर हमारे साथ ऐसा किए हैं, मतलब उन्होंने जानकारी हमसे छिपाई है, वो हमारा धर्म नष्ट करना चाहते हैं और हमें जबरन ईसाई बनाना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो भारतीय सैनिक थे, उनके अंदर भी असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और सब क्या हो गए, इस 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। तो ये सारे कारण थे, ठीक है ना, जो कि 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हैं। तो समझ लो कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी हैं। मेन इसमें यही है कि जो अंग्रेज़ों की जो शोषण की नीति थी भारतीयों के साथ, तो वही इस विद्रोह के होने का कारण बनी, ठीक है ना। हम लोग बात करते हैं इसके प्रारंभ का, कि ये प्रारंभ कब होती है, 1857 का विद्रोह प्रारंभ कब हुआ। तो देखते हैं, इसमें 2 डेट है इसको जो इम्पोर्टेंट है। एक है 29 मार्च 1857, फिर है 10 मई 1857। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था, जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर का एक सैनिक, 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर का एक सैनिक जिसका नाम है मंगल पांडे, इसने क्या किया, इस चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और वहाँ पर 2 अधिकारियों के ऊपर गोली मारकर हत्या कर दी। तो 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया और 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। वो अधिकारी कौन थे, उनके नाम आपको याद रखना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट। इनकी गोली मार करके मंगल पांडे ने हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। और वो इसी की वजह से हुआ, जो ये अफवाह थी चर्बी वाले कारतूसों की, उसी अफवाह की वजह से ये घटना हुई थी, ठीक है ना। तो मंगल पांडे ने इन दोनों की मारकर हत्या कर दी और फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। लेकिन एनसीईआरटी में ध्यान रखिए, यहाँ पर 8 अप्रैल की जगह पर लिखा हुआ है 29 मार्च। 29 मार्च को ही फांसी दे दी गई, ऐसा लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। लेकिन 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी मंगल पांडे को। ये तो हुआ मंगल पांडे की घटना, ठीक है ना। और मंगल पांडे को जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है उसका प्रथम शहीद माना जाता है, ओके।
मंगल पांडे क्या माना जाता है? प्रथम शहीद। इस क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया 29 मार्च की घटना हो गई। अब उसके बाद 10 मई 1857 को क्या हुआ था? 10 मई 1857 को जो मेरठ छावनी थी, है ना, मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। मेरठ छावनी के जो सैनिक थे वो विद्रोह कर दिए 10 मई 1857 को, और उन्होंने इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया, और जो वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी थे उन सबकी हत्या कर दी इन्होंने। तो 10 मई को इन्होंने, तो यहीं पर से जो है तो इस क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। तो जो 1857 का विद्रोह है इसकी शुरुआत कौन सी डेट से मानी जाती है? 10 मई 1857 से मानी जाती है। पर इसकी विद्रोह की शुरुआत एक्चुअली 29 मार्च को मंगल पांडे ने कर दी थी, ठीक है ना। लेकिन जो एक्चुअल शुरुआत है इसकी मानी जाती है 10 मई 1857 से। यहाँ पर से क्या हुआ था? सैनिकों ने, जो मेरठ छावनी के सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और जो भी वहाँ अंग्रेज अधिकारी थे उन सबकी हत्या कर दी, ठीक है ना। तो जब मेरठ की छावनी जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी था, जो वहाँ पर कमांडेंट था, वो था जनरल हेविड। मे भी इसका भी नाम पूछ सकता है, तो उसका नाम आपको ध्यान रखना। जनरल हेविड था वहाँ पर, मुख्य अधिकारी था उस समय पर मेरठ की छावनी में। और जब मंगल पांडे वाली जो घटना हुई थी 29 मार्च को, उस समय पर जो कमांडिंग ऑफिसर थे वहाँ पर वो थे हैरसे कमांडिंग ऑफिसर था वहाँ का, ठीक है ना, हैरसे। तो इन दोनों नाम को ध्यान रखिएगा। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और वहाँ पर जो भी अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी। और उस समय पर वहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था जनरल हेविड, और मंगल पांडे के समय पर था वहाँ पर हैरसे। तो ये घटना हुई, ठीक। अब इसके बाद 10 मई 1857 के बाद क्या हुआ वो कहानी आती है विस्तार में। किसका विस्तार, कहाँ से कहाँ तक हुआ? जो 1857 की क्रांति इसका विस्तार कहाँ हुआ, ठीक है। तब विस्तार की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 10 मई को ये घटना शुरू हुई, मेरठ की छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद ये लोग क्या किए, 11 मई को ये पहुंच गए दिल्ली। 11 मई को ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली पहुंच के 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। 12 मई को ये लोग दिल्ली पर अधिकार कर लिए, ठीक है ना। 12 मई को सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अधिकार करते ही वहाँ पर जो मुगल शासक थे बहादुर शाह द्वितीय, उन्हें भारत का सम्राट घोषित कर दिया, है ना, भारत का सम्राट और क्रांति का नेता। तो बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट और क्रांति का नेता नियुक्त कर दिया और ये लोग विद्रोह शुरू कर दिए, दिल्ली में कब्जा कर लिए, ठीक है ना। लेकिन जो बहादुर शाह द्वितीय थे ये सिर्फ और सिर्फ प्रतीकात्मक नेता थे, ये प्रतीक के रूप में इन्हें बनाया गया था नेता। लेकिन जो वास्तविक नेता थे इस क्रांति के, दिल्ली में जो वास्तविक नेता थे वो थे बख्त खां। ओके, बख्त खां जो थे वो वास्तविक नेता थे। तो दिल्ली में जो सैनिकों ने जाके वहाँ पर दिल्ली में अधिकार कर लिया और बहादुर शाह द्वितीय को क्रांति का नेता घोषित कर दिया प्रतीकात्मक रूप से। लेकिन जो वास्तविक क्रांति का नेतृत्व किया था वो उन्होंने किया था बख्त खां ने किया था दिल्ली में, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि दिल्ली में बख्त खां ने क्रांति का नेतृत्व किया था वास्तविक रूप में, और प्रतीक के रूप में बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर दिल्ली में जो है तो दिल्ली में क्रांति को दबाने के लिए कौन कौन से अधिकारियों को भेजा गया था? जॉन निकोलस हडसन। वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन इसमें पूरा मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ पूरी इस क्रांति के बारे में। इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लॉरेंस, ठीक, जॉन निकोलस हडसन और लॉरेंस। तो हडसन की इसके बाद मृत्यु हो गई थी, इसे मार दिया गया था। और फिर यहाँ पर अंग्रेज़ों का कब्जा फिर से हो गया था, सितंबर महीने में फिर से यहाँ पर दिल्ली में अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। और उन्होंने जो बहादुर शाह द्वितीय थे इनके दोनों पुत्रों को
और एक पौत्र को गोली मारकर हत्या कर दी और इन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया। रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई 1862 में। 1862 में इनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र, 2 पुत्र थे इनके और एक पौत्र, उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा और इन्हें रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक, अब हम विस्तार में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के बाद चलते हैं कि क्रांति कहाँ पर पहुँची दिल्ली के बाद। ओके, तो दिल्ली के बाद ये क्रांति पहुँचती है लखनऊ। ओके, अब देखिए जहाँ जहाँ क्रांति हुई है, जिन जिन प्लेस में, उन प्लेस में इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया और उस विद्रोह को दमन किसने किया, कौन सा अंग्रेज अधिकारी इन विद्रोह को दमन किया है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया था हजरत महल ने। हजरत महल ने जो 1857 का विद्रोह था, 1857 की क्रांति थी, उसका लखनऊ नेतृत्व किया था हजरत महल ने। उन्होंने क्या किया, अपने अल्पाई पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया, है ना। बिरजिस कादिर, इनका अल्पाई पुत्र था बिरजिस कादिर, उसको इन्होंने नवाब घोषित कर दिया और विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ओके, और जो हजरत महल है, इनको महक परी के नाम से जाना जाता है। महक परी के नाम से भी जाना जाता था। ये ध्यान रखिएगा, जो भी इनके जो उपनाम है ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हजरत महल जो है, इनको महक परी के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता था। इन्होंने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया और यहाँ पर जो अधिकारी था जिसने आंदोलन को, विद्रोह को दमन किया था, वो था कैंपबेल, है ना। कैंपबेल अंग्रेज अधिकारी था जिसने लखनऊ के आंदोलन को दबा दिया। इसके बाद आता है कानपुर। ओके, तो कानपुर में नाना साहेब, जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, नाना साहेब, जिनको आप भोंदू पंथ के नाम से भी जानते हो। ठीक है ना, इन्होंने नेतृत्व किया था कानपुर में विद्रोह का। ठीक, इसके अलावा इनका साथ दिया था तात्या टोपे ने। तात्या टोपे ने इनका साथ दिया था। तात्या टोपे ने भी लखनऊ में भी विद्रोह का साथ दिया था। इसके बाद तात्या टोपे ने कानपुर में भी नाना साहब का साथ दिया था। ठीक है ना। और जो तात्या टोपे, इनको रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है। रामचंद्र पांडुरंग, इनका जो असली नाम है वो है रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का रामचंद्र पांडुरंग नाम है और नाना साहब को भोंदू पंथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। तो इन दोनों ने कानपुर में क्रांति का नेतृत्व किया और यहाँ पर भी दमनकर्ता जो था वो था कैंपबेल, है ना। अंग्रेज अधिकारी कैंपबेल जो था वो यहाँ भी दमन करता था, है। दमन करता है, ये विद्रोह का दमन करता अंग्रेज अधिकारी, है ना। तो कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे, कैंपबेल ने यहाँ पर दमन किया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना जो आप पढ़ लोगे तो किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जाए इस विद्रोह से संबंधित, आपसे गलत नहीं होगा। इसके बाद आता है झांसी। झांसी आपको पता ही होगा, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी बाई रानी थी। यानी यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया था। महारानी लक्ष्मीबाई ने क्रांति का नेतृत्व किया था झांसी में। और लक्ष्मीबाई के बारे में आपको बता दें कि इनका जन्म हुआ था बनारस में, है ना। बनारस में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। ग्वालियर में इनकी मृत्यु हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में क्रांति का नेतृत्व किया था और ये झांसी में हार गई थी ह्यूरोज से, मतलब अंग्रेज़ से हार गई थी ये वहाँ पर झांसी में। तो इन्होंने फिर झांसी से लड़ते हुए ग्वालियर पहुँची। ग्वालियर में इनका सहयोग किए थे तात्या टोपे। फिर से तात्या टोपे रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग के लिए पहुँच गए थे ग्वालियर भी। ठीक है ना। तो जो ये पूरा विद्रोह था इसमें तात्या टोपे का बहुत बड़ा रोल था। सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशान किए थे तात्या टोपे ने ही परेशान किया था अंग्रेज़ों को। और यहाँ पर जो दमन करता थे वो थे ह्यूरोज था, यहाँ का दमन करता ह्यूरोज। ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा था, जो तात्या टोपे हैं 1857 का जो विद्रोह, इसमें सबसे बड़ी भूमिका तात्या टोपे की थी। तात्या टोपे ने सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशान किया। लेकिन तात्या टोपे को इन्हीं के एक दोस्त थे मान सिंह ने धोखा दे दिया
और मान सिंह के धोखे की वजह से ये पकड़े गए और अंग्रेजों द्वारा इन्हें 1859 में ग्वालियर में फांसी दे दी गई, है ना। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दे दी गई। कहाँ फांसी दी गई थी? ग्वालियर में। मान सिंह ने धोखा कर दिया था इनके साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1859 में इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारी जगह हैं जहाँ पर ये विद्रोह हुआ था। बिहार, है ना, बिहार के जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में भी ये विद्रोह हुआ था, बिहार के जगदीशपुर में। और वहाँ पर इसका नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह। बिहार जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने इस क्रांति का नेतृत्व किया। और जब कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई, इनकी हत्या हो गई, तो उसके बाद इनके जो भाई थे अमर सिंह, उन्होंने इस क्रांति में हिस्सा लिया। ओके, अमर सिंह। और यहाँ का जो दमन करता था वो थे विलियम टेलर, विलियम टेलर और विंसेंट आयर, विंसेंट आयर। ये दो अंग्रेज अधिकारी हैं जो कि बिहार में दमन करता थे, यानी विद्रोह को दमन करने वाले थे, ठीक है ना। और यहाँ पर नेतृत्व जो किया है कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दो थे यहाँ के नेतृत्व करता। इसके बाद है फैजाबाद। फैजाबाद जो वर्तमान यूपी में है, फैजाबाद, यहाँ पर नेतृत्व किए थे मौलवी अहमदुल्लाह, अहमदुल्लाह। ये मौलवी हैं अहमदुल्लाह। फैजाबाद में इन्होंने फतवा जारी कर दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी करके जिहाद का नारा दिया, है ना। तो फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्लाह ने। और यहाँ पर जो दमन करता था अंग्रेज अधिकारी, वो था कैंपबेल, कैंपबेल। अंग्रेज अधिकारियों में कैंपबेल का काफ़ी बड़ा रोल रहा है इस विद्रोह को दबाने में, ठीक है ना। तो फैजाबाद में जो नेतृत्व करते थे वो थे अहमदुल्लाह और कैंपबेल यहाँ का दमन करता था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, जिसका अब नाम हो गया है प्रयागराज। यहाँ पर नेतृत्व कौन किया था इस आंदोलन का? मौलवी लियाकत अली, है ना, मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, ठीक है ना। लियाकत अली ने नेतृत्व किए थे यहाँ पर। और यहाँ पर जनरल नील जो था, है ना, जनरल नील, वो था दमन करता, जनरल नील ये दमन करता था इलाहाबाद में। और जो लॉर्ड कैनिंग था उसने इलाहाबाद को उस समय पर आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को, ठीक है ना। तो लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इस विद्रोह के दौरान। उसके बाद आता है बरेली। मतलब आप समझ लो कि यूपी के लगभग सारे हिस्सों में इस विद्रोह का असर देखा गया था। तो बरेली में खान बहादुर खां, खान बहादुर खां, इन्होंने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खां ने बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और यहाँ पर भी दमन करता कैंपबेल था, है ना, कैंपबेल। आपको बस जितनी भी प्लेसेस है ना जहाँ पर ये विद्रोह हुआ था, वहाँ के जो नेतृत्व करता है और जो दमन करता है, इसको आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। जैसे हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है, इस तरीके से, है ना। और नाना साहब को भोंदू पंथ के नाम से। तो ये चीज़ें भी आपको याद रहनी चाहिए, इनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक। इसके बाद अगला स्थान था जहाँ पर इस विद्रोह को देखा गया, वो था राजस्थान, है ना, राजस्थान, जो कि हमेशा से वीरों की धरती रही है। तो राजस्थान के जो प्रमुख केंद्र था जहाँ पर इस विद्रोह को देखा गया था, वो था कोटा, कोटा, जो आज शिक्षा नगरी के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर IIT और जो मेडिकल इसकी कोचिंग्स हैं काफ़ी सारी, है ना। तो इलाहाबाद कोटा प्रमुख केंद्र था राजस्थान में। और यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे वो थे जयदयाल और हरदयाल, है ना, जयदयाल और हरदयाल। इन्होंने यहाँ पर इस क्रांति का नेतृत्व किया था राजस्थान में। कोटा वहाँ प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। जयदयाल और हरदयाल ने यहाँ पर इस क्रांति का नेतृत्व किया था,
ओके। और इस क्रांति के समय पर एक झंडा गीत भी प्रचलित हुआ था, है ना, एक झंडा गीत प्रचलित हुआ था। उस झंडा गीत को किसने लिखा था? अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह, अजीमुल्लाह ने इस झंडा गीत को लिखा था। इस क्रांति के दौरान इस झंडे गीत का उपयोग किया गया था, ये प्रचलित हुआ था झंडा गीत, इसको अजीमुल्लाह ने लिखा था। ये मेरे हिसाब से कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद आपको ना पता रही होगी, है ना, आप पढ़े रहे होंगे तो भी शायद ये चीज़ पता ना रही होगी। जो झंडा गीत यहाँ पर प्रचलित हुई थी 1857 की क्रांति के समय, वो किसने दिया था? अजीमुल्लाह ने। तो एक चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है कि इस विद्रोह में वहाँ मतलब धार्मिक रूप से सब लोग शामिल थे, कोई ऐसी बात नहीं थी कि इस धर्म के लोग शामिल ना रहे हों, सारे धर्म के लोग मिल करके इस विद्रोह में शामिल हुए थे, है ना। ओके, चलिए, तो ये हो गया इसका विस्तार। इतना सारा इसका विस्तार था, मतलब पूरे यूपी, राजस्थान, हर जगह इसका, बिहार, इस क्रांति का पूरा विस्तार था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसकी असफलता के कारणों की तरफ। इसकी असफलता के बारे में एक अंग्रेज अधिकारी है जॉन लॉरेंस, उसने क्या कहा देखिए, उसका स्टेटमेंट आपको सुनाते हैं। यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। हम सदा के लिए हार जाते। एक अंग्रेज अधिकारी की बात है, उसने बोला है, जॉन लॉरेंस एक अंग्रेज अधिकारी थे, इसने कहा था कि यदि विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। मतलब समझ रहे हैं आप कि मतलब यहाँ पर जो नेतृत्व थी उसकी कमी थी, नेतृत्व की बहुत बड़ी कमी थी। बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित किया गया था, उसे नेता माना गया था, लेकिन वो उतना ज़्यादा उसके पास ताकतवर था नहीं, है ना, काफ़ी ज़्यादा उसकी एज भी हो चुकी थी, तो उसने सही दिशा नहीं दे पाया इस क्रांति को। इसके अलावा संगठन की कमी थी और अनुशासन की कमी थी, मतलब सब लोग संगठित होकर एक साथ विद्रोह नहीं किए थे। कभी यहाँ का विद्रोह हुआ, कानपुर का विद्रोह हुआ, तो बिहार का विद्रोह नहीं था, तो अंग्रेज़ों को मौका मिल जाता था, वो पहले जाके यहाँ का विद्रोह दबा दिए, फिर जाके यहाँ का विद्रोह दबा दिए। इस तरीके से एक साथ ये पूरा विद्रोह नहीं हुआ, तो ये भी इसकी असफलता का कारण बना। और उस समय पर भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, है ना, आधुनिक हथियारों की कमी थी, आधुनिक हथियारों की कमी थी, ये भी हार का कारण बना। इसके अलावा जो सब लोग मतलब इकट्ठा होकर नहीं लड़े थे, इसमें कई सारे ऐसे भी राज्य थे जिनके जमींदार और शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस विद्रोह को दबाने के लिए, ठीक है ना। उनके नाम आपको लिखवा देते हैं यहाँ पर, जिन्होंने इस क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया था उस यहाँ पर, वहाँ के शासक या जमींदार। ये थे बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला, इसके अलावा जींद, हैदराबाद, ये सारी मजबूत रियासतें थीं। मद्रास, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया था कि अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस विद्रोह को दबाने के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना था 1857 की क्रांति की असफलता का। और इसके अलावा जो पंजाब, गोरखा और मद्रास, यहाँ के जो अंग्रेज सैनिक रेजिमेंट थे जो कि भारतीय सैनिक थे, जिसमें इन्होंने भी इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों का साथ दिया, इन्होंने भी विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। काफ़ी सारे भारतीय सैनिक जो कि अंग्रेज़ों के रेजिमेंट में शामिल थे, उन्होंने विद्रोह किया, लेकिन इन्होंने उस विद्रोह को दबाने में अंग्रेज़ों का साथ दिया, इस वजह से भी इस क्रांति की सफलता सुनिश्चित नहीं हो पाई, है ना। ये क्रांति भले भी सफल ना हो पाई हो, लेकिन इसके कई सारे दूरगामी और तात्कालिक प्रभाव हुए, है ना। कई सारे इसमें परिणाम सामने आए जो कि काफ़ी खतरनाक थे, गंभीर थे। देखिए कुछ परिणामों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से परिणाम इस क्रांति के बाद देखने को मिले हैं, ठीक है। तो देखिए अब परिणाम की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो
जो भारतीयों के पक्ष में देखा जाए तो भारतीयों के अंदर जो देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, है ना, और उन्हें ये लगा कि जो अगर हम सिर्फ सैनिकों के द्वारा सिर्फ युद्ध नहीं जीत सकते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जीत सकते हैं, उसके लिए हमें संगठित होना पड़ेगा और एक साथ पूरी क्रांति करनी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा। तो यानी जन आंदोलन की भावना पैदा हुई और राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई भारतीयों के मन में। तो इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ, जो कि आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आए। कई सारे आंदोलन हुए और भारत देश आज़ाद हुआ, ठीक है ना। और इसके अलावा जो ब्रिटिश के हिसाब से देखें तो उसमें देखिए क्या परिणाम निकले। तो सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में समाप्त कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक। और जो भारत का शासन है वो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, है ना, ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया भारत का शासन डायरेक्ट, सीधे तौर पर। अब जो भारत का शासन है सीधे तौर पर ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, ओके। और इसके अलावा इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। इंडिया काउंसिल, उस समय पर जो ब्रिटिश महारानी थी विक्टोरिया, उसने 1858 का जो अधिनियम है वो पारित किया था। 1858 के अधिनियम के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें बताई गई कि जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाएगा और जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन कर दिया जाएगा। और एक इंडिया काउंसिल यानी मंत्रणा समिति की गठन किया गया। मंत्रणा समिति, इंडिया काउंसिल या मंत्रणा समिति का गठन किया गया, जो कि 15 सदस्यीय समिति थी, 15 सदस्य थे इसमें। और भारत सचिव का पद बनाया गया, भारत सचिव को भारत भेजा गया। इसका जो प्रमुख होता था वो भारत सचिव होता था। भारत सचिव को भारत भेजा गया, उसके साथ 15 सदस्यीय एक इंडिया काउंसिल बनाई गई इसके सहयोग के लिए। और जो भारत सचिव होता था वो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है ना, ब्रिटिश मंत्रिमंडल, उसी का ही सदस्य होता था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था भारत सचिव। और इसके अलावा जो भारत में जो गवर्नर जनरल होता था, भारत का गवर्नर जनरल, अब उस गवर्नर जनरल को अब बोला जाने लगा वायसराय, है ना, वायसराय। तो गवर्नर जनरल को अब हटा करके अब उसे वायसराय बोला जाने लगा, भारत का वायसराय। और पहले भारत के पहले वायसराय बने हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि इस विद्रोह के समय पर भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड कैनिंग। एक क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पूछते हैं इस तरह क्वेश्चन कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो कौन है, लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के समय पर जो अगर पूछ ले कि कौन गवर्नर जनरल था तो अभी कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 1857 के विद्रोह के समय या 1857 की क्रांति के समय पर भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। और जो कि भारत के पहले वायसराय बने। और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहे हैं यहाँ पर, अंग्रेजों ने जो सैन्य सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया था, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जो भारतीय सैनिक हैं वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। इस वजह से उन्होंने सैन्य सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम था पील आयोग, पील आयोग, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, पील आयोग। तो सैन्य सुधार के लिए उन्होंने पील आयोग का गठन किया, ठीक है। और उसमें क्या किया गया, काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए सेना में। और पूरा धर्म, जाति, ठीक है ना, इसके आधार पर अब सेना का गठन किया गया और क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। और जो गोरखा थे जिन्होंने इनका साथ दिया था और जो पंजाब रेजिमेंट थे उन सैनिकों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक। और पूरा सेना का स्ट्रक्चर धर्म जाति के आधार पर कर दिया गया। और जो तोप खाना था, तोप खाने के संचालन का पूरा अधिकार दे दिया गया अंग्रेज सैनिकों को। तोप खाने का संचालन का अधिकार भारतीय सैनिकों को नहीं दिया गया, पूरा ये दे दिया गया अंग्रेज सैनिकों को। तो ये इस आयोग का आप नाम याद रखिएगा, पील आयोग, ओके। तो ये थे 1857 की क्रांति, और ठीक है ना। इसके बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया है, जो भी इसमें मैं आपको डिस्कशन किया हूँ, इसमें जितना भी चीज़ें बताया हूँ, इससे बाहर आप समझ लो कुछ भी नहीं आने वाला। जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, सो इसी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इसमें मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया हूँ, जितना उसके सारे कारण प्रभाव जो भी विस्तार, इतना हर चीज़ बताई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ओके, ठीक है, धन्यवाद।